वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने बात करी थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है ना, पाथ फंक्शन के बारे में, स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में, जो अपने आप में एक छोटा सा अच्छा लेंथी सेशन भी हो गया था क्योंकि मुझे एडवांस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें नोट कर रहे होंगे क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नोट्स जितना आप बनाएंगे उतना थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर होता हुआ चलेगा और जैसे ही थ्योरी क्लियर हो जाएगी उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी इजी लेवल के लगेंगे आपको। बट फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू शुड बी फैमिलियर विथ ईच एंड एवरी टर्म। थ्योरेटिकल पार्ट आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि एक्चुअली इफ़ यू आर रीडिंग विथ एनी ऑफ द स्टैंडर्ड बुक थर्मोडायनेमिक्स की तो उसमें आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो फिर हम लोग अपने लेवल पे बनाते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट उनमें भी थ्योरेटिकल पार्ट ही आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ें। तो आज के सेशन की स्टार्टिंग अब अगली थर्मोडायनेमिक टर्म्स है। इन सब की ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत तो फिर आपको क्वेश्चंस में इनका यूज़ समझ में आएगा, एज वेल एज एक आधा भी छोटा क्वेश्चन अगर आ जाता है कि इस टर्म का मीनिंग क्या है, और जो आप एक्सरसाइजेस में देखेंगे भी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज डीपीपीस में, कि आपको हर एक टर्म उसमें यूज़ करते ही मिलेगी। लाइक अवर नेक्स्ट टर्म इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। माइट भी आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर ही एक नाम सुना होगा, ठीक है। आपने थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड भी सुना होगा, आपने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी वर्ड सुना होगा, बट यहाँ पर एक नया टर्म है हमारा, दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? अगर कोई सिस्टम थर्मली एज वेल एज केमिकली एज वेल एज मैकेनिकली इक्विलिब्रियम पर हो, देन इट इज सेट टू बी एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग है हमारा, इफ अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो आप ले रहे हो, is at thermally chemically, if a system is at thermally chemically as well as mechanically at equilibrium, शॉर्टकट में मैं EQ लिख दे रहा हूँ, then it is said to be at thermodynamic equilibrium। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। तीनों इक्विलिब्रियम का एक साथ होना कंपलसरी है, ठीक है। और इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है? इनडायरेक्टली मीनिंग क्या था? व्हेन ऑल स्टेट वेरिएबल्स, जब हमने बात करी थी कि हमारे लिए बेसिक स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना। व्हेन ऑल स्टेट वेरिएबल्स आर फिक्स्ड, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, है ना, सिस्टम, जो भी आपका सिस्टम होगा, इज इन द स्टेट ऑफ, सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैं एक एक चीज़ बोर्ड पे इसलिए लिखता हूँ कि आप भी नोट्स बनाने में आपको कंफर्टेबल रहे, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो ये चीज़ें ओरली आपको बोल के आगे बढ़ सकता हूँ। इट इज़ टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑल्सो, मुझे बोर्ड पे लिखने में टाइम भी लगता है, बट मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि आपकी भी एक अच्छी हैबिट नोट्स बनाने की बने, क्योंकि अल्टीमेटली नोट्स ही आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है थर्मोडायनेमिक डील्स, थर्मोडायनेमिक डील्स only with the system, thermodynamic deals only with the system which are at thermodynamic equilibrium। थर्मोडायनेमिक्स केवल उन्हीं सिस्टम से डील करेगा जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हमने लास्ट के 2 पॉइंट्स जो लिखे हैं कि एक तो स्टेट वेरिएबल्स फिक्स हो, ठीक है ना, और थर्मोडायनेमिक्स केवल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट से ही डील करता है। तो आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, सपोज करो ये आपकी स्टेट 1 है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पढ़ना है, ठीक है ना। जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, अगर ये स्टेट 1 आप उसकी फिक्स कर दे रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ के आपने वेरिएबल्स भी फिक्स कर दिए, P1, V1, T1।
आपने स्टेट 2 फिक्स करी तो यहाँ क्या आपके वेरिएबल्स भी फिक्स कर दिए P2 V2 और क्या आपका T2। ठीक है, तो अगर आपने तीनों स्टेट वेरिएबल्स फिक्स कर दिए तो ये सिस्टम अपने आप इज विल इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, है ना। अगर आपने यहाँ पर भी तीनों वेरिएबल्स फिक्स कर दिए हैं तो दिस सिस्टम इज आल्सो इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इस स्टेट से इस स्टेट में जाते वक्त जो भी आप पाथ फॉलो कर रहे हो उसी को प्रोसेस बोला जाता है। तब हमारे प्रोसेसेस के नाम स्टार्ट होंगे आफ्टर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो माइट भी आपने सुन रखे होंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक, साइक्लिक, इन जनरल, ठीक है, उनके नाम हमें लिख रहे हैं। अब ये तीनों फिक्स होने से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर कैसे हुआ सिस्टम, अब आपके माइंड में डेफिनेटली ये डाउट आ रहा होगा कि आखिर पीवीटी फिक्स होते ही सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर कैसे हो गया। और थर्मोडायनेमिक्स केवल स्टेट 1 और स्टेट 2 पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर है, यहाँ पर भी। बीच में जब सिस्टम मूव कर रहा था तब आप थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप स्टेट 1 और स्टेट 2 पर सीधे अप्लाई करोगे। और आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में अगर आपने थ्योरी को ढंग से समझा था तो पीवीटी तीनों स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शंस के लिए ही आप 1 2 3 4 जो भी हो स्टेट वो मेंशन कर सकते हो, क्योंकि स्टेट फंक्शन हर एक स्टेट पर डिफाइंड होते हैं। पाथ फंक्शन का मीनिंग, इसलिए थ्योरी का पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। पाथ फंक्शन का मीनिंग केवल तभी होगा जब सिस्टम किसी पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ वो कैसे गया वो उसका पाथ होगा। तो हीट और वर्क की बात इस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, बट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को पाथ से कोई लेना देना नहीं है। अब ये तीनों इक्विलिब्रियम पर आने से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे हुआ, तो अगर मैं बात करूँ बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम की, आपने शायद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुना होगा, ठीक है ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, दो सिस्टम्स ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, बी एंड सी आर आल्सो एट थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ऑटोमेटिकली ए एंड सी विल आल्सो बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम जो है इट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, मतलब टेम्परेचर फिक्स हो जाए तो दो सिस्टम बोले जाएंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। तो इस थर्मल इक्विलिब्रियम से आपका देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट की फीलिंग आ गई, ठीक है। अगर आप दूसरे इक्विलिब्रियम की बात करते हो दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, आपने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना, कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना, ठीक है। और कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने का मतलब कंसंट्रेशन होता ही क्या है बेटा, मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर सिस्टम क्लोज्ड है आपका तो ऑब्वियसली मोल्स तो कांस्टेंट हो गए, तो अब कंसंट्रेशन कांस्टेंट तभी हो सकता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो इससे दूसरा चीज़ आपका वी कांस्टेंट की फीलिंग आ गई। एंड थर्ड अगर आप बात करते हो कौन से इक्विलिब्रियम की, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर ग्रेडियंट, देयर शुड नॉट बी एनी pressure gradient between system and surrounding। मतलब इनडायरेक्टली इस तीसरे वाले इक्विलिब्रियम से फीलिंग आई कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। इसी वजह से हमने अभी ऊपर एक टर्म बोल दी कि अगर सभी स्टेट वेरिएबल्स फिक्स हो गए तो सिस्टम विल बी इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप स्टेट 1 पर उसके तीनों वेरिएबल्स डिफाइन कर ले रहे हो, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, मतलब ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर है। आपने स्टेट 2 में भी उसके तीनों वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया, मतलब ये सिस्टम भी आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। और लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में अप्लाई कर सकते हो। बीच की जो प्रोसेस है वो आपको पाथ रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब अगला टर्म हमारा थर्मोडायनेमिक
प्रोसेसेस ही हैं, जो हमने नाम लिख लिया यहाँ पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। आखिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू सिस्टम चेंज करता है अपनी स्टेट को। इट डिनोट्स द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम टू चेंज इट्स स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अगर हमसे डेफिनेशन या मीनिंग पूछे तो इट इज एन ऑपरेशन, इट इज एन ऑपरेशन by which it is an operation by which a system is changing its state। ठीक है ना? एक ऐसा ऑपरेशन जिसके थ्रू सिस्टम अपनी स्टेट को क्या चेंज कर रहा है एंड ऐसा लिख सकते हैं बेटा हम लोग, बेसिकली इट डिनोट्स पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो पढ़ना है भैया, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के लिए इतने बड़ा हमारा बवाल चल रहा है थर्मोडायनेमिक, वो तभी होगा जब सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होगा। और सिस्टम किस बात को फॉलो करते हुए अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहीं पे आपको बता दूं कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, ये पूरा आपको क्या क्या क्वेश्चन है, एक जनरल आइडिया तो मैंने आपको दे दिया है कि बेसिकली हमें केवल 6 पैरामीटर्स निकालना सीखना है। 6 कौन कौन से? फर्स्ट इज इंटरनल एनर्जी, सेकंड एंथैल्पी, थर्ड हीट, फोर्थ वर्क, फिफ्थ गिब्स एनर्जी, सिक्स्थ एंट्रोपी। और इन द रिसेंट सिनेरियो ऑफ जेईई एडवांस गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी का यूज़ सबसे ज़्यादा चल रहा है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ चल रहा है इन 2018 जेईई एडवांस। आपका ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में उसने फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज एक तो बढ़ा भी दिया आपका। आउट ऑफ 16 क्वेश्चन लगभग आप 46% के आसपास बोल सकते हो ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और उन 16 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस में उसने जी एंट्रोपी और जी का यूज़ करवा दिया 6 to 7 क्वेश्चंस में। तो यू कैन फील कि ये क्यों चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट। और वैसे तो मैं आपको शायद पहले भी बोल चुका हूँ, इट इज़ द बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आखिर कोई प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, ये सब बताने का काम तो यही चैप्टर कर रहा है। ठीक है, अब 6 पैरामीटर्स निकालने हैं और किन किन तरह के चेंजेस के लिए निकालने हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं ना। तो हमारे पास, इसलिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दिया है, हमारे पास जो चेंज होंगे वो 3 तरह के होते हैं बेटा ना। चेंज पहला टाइप या तो फिजिकल चेंज होगा, है ना, पहला टाइप है आपका जो चेंज होगा, या तो फिजिकल चेंज होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल चेंज, है ना, बेसिकली इसी को आप फेस चेंज भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब सॉलिड का लिक्विड में जाना, लिक्विड का गैस में जाना, या सॉलिड का गैस में जाना, और वाइस वर्सा भी हो सकता है बेटा, है ना। मतलब आप चाहो तो इन्हें रिवर्सिबल मान के चल सकते हो, उल्टा भी पॉसिबल, ये फेस चेंज। और अभी से एक कंडीशन सुन लेना, फेस चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। फेस चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, आप जो बोलते हो कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और आपके 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो बेटा, बट आपको साथ में ये भी बोलना ज़रूरी है बॉइलिंग पॉइंट की जगह कि वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? जो
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। तो आप जहाँ पर भी मेरा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं जिस भी सिटी में, वहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर आपने वाटर को किसी स्टोव या गैस के ऊपर रख के बॉईल करना चालू करा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसकी बॉइलिंग होगी। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। ये फेस चेंज है। तो ये प्रॉब्लम से बेटा हमें फेस चेंज के भी हर पैरामीटर ऑलरेडी ये जो 6 पैरामीटर्स नाम लिए, तो अब ये न्यूमेरिकल्स का बेस बनता जा रहा है, इसलिए मैं थ्योरी पर इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ। आपको फेस चेंज के लिए ऑल 6 पैरामीटर्स निकालते आना चाहिए। जी एस, मतलब जी ना बोलें, डेल्टा जी बोलें, डेल्टा जी, डेल्टा एस। जब लिक्विड गैस में जा रहा है तो इस प्रोसेस में कितना डेल जी हुआ, कितना डेल्टा एस हुआ, कितना डेल्टा एच हुआ, कितना डेल्टा यू हुआ। ये चारों स्टेट फंक्शन है, इसलिए मैं इन्हें डेल्टा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, तो इनमें डेल्टा नहीं बोलेंगे, क्यू और डब्लू बोलेंगे, ठीक है। और हर एक पैरामीटर आपका चेंज कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो ये है फिजिकल चेंज। दूसरे टाइप का चेंज होता है बेटा हमारा केमिकल चेंज। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज का मतलब है आपका केमिकल रिएक्शंस। केमिकल चेंज का मतलब है आपका केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस भी किस कंडीशन पर, मतलब क्या होती है, होता क्या है केमिकल रिएक्शंस में? केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, आपका प्रोडक्ट में, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस भी अनलेस अदरवाइज मेंशन हमेशा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर होंगी। मतलब हमें केमिकल रिएक्शंस के लिए भी यही 6 पैरामीटर डेल जी, डेल एच, डेल यू, डेल एस और क्यू और डब्ल्यू निकालते आना चाहिए। और तीसरा जो चेंज है बेटा, थर्ड चेंज, बस ये है आपका थर्मोडायनेमिक चैप्टर। तीसरा जो चेंज है वो है चेंज इन स्टेट। ध्यान देना, यहाँ पर स्टेट चेंज में सब्सटेंस ही चेंज हो जा रहा है बेटा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया तो ये कोई अलग सब्सटेंस होगा, ये कोई अलग सब्सटेंस होगा। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है उसमें भी सब्सटेंस चेंज हो जा रहा है। आप यहाँ तो सॉलिड से लिक्विड में चले गए या लिक्विड से गैस में चले गए, बट चेंज इन स्टेट का मतलब है ना, सब्सटेंस रिमेन्स सेम, सब्सटेंस सेम रहेगा। देयर विल बी चेंज ओनली इन स्टेट वेरिएबल्स। सब्सटेंस सेम है, गैस है तो गैस ही रहा, बट उसने अपनी स्टेट को चेंज करा। और स्टेट चेंज का मतलब हमेशा वेरिएबल्स का, स्टेट वेरिएबल्स का चेंज होना है। मतलब इसमें आपका पीवीटी तीनों ही चेंज होंगे, ठीक है ना। चेंज इन स्टेट में आपके तीनों ही चेंज होंगे, ठीक है। और अलग अलग प्रोसेसेस होंगी अकॉर्डिंग टू कि कब किस चीज़ में क्या कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर इनके लिए बेटा हम लोग प्रोसेसेस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो बस क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि इस केमिकल रिएक्शन है ना, कंबशन ऑफ मीथेन के लिए, कंबशन ऑफ मीथेन के लिए सब पैरामीटर्स की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। अगर लिक्विड 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल ऑफ H2O वेपर, तो आप अपना सब पैरामीटर की वैल्यू बताओ। बट यहाँ पर आपको प्रोसेस मेंशन होगी कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है ना, या वो एक्सपांड हो रहा है फ्रॉम 2 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब आपकी प्रोसेस कौन सी हो गई, आइसोथर्मल। तो उन सभी प्रोसेसेस का मैं नाम यहाँ पर लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसमें पीवीटी सब चेंज होंगे, पहली चीज़ तो इनडायरेक्टली प्रोसेस की बात होगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कि ये जो चेंज इन स्टेट है ये आप किस किस तरह के सब्सटेंस के लिए करोगे, तो ये आप तीनों टाइप के सब्सटेंस के लिए करोगे, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी। मतलब सॉलिड पहले एक अलग प्रेशर टेम्परेचर पर है, बाद में एक अलग प्रेशर टेम्परेचर पर आ गया। लिक्विड पहले एक अलग प्रेशर टेम्परेचर पर है, बाद में एक अलग प्रेशर टेम्परेचर पर आ गया। और गैस है ना, गैस भी 2 तरह की हो सकती है बेटा, आइडियल गैस भी हो सकती है और रियल गैस भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर
थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली काफ़ी कुछ पोर्शन एक्सेप्ट एंथैल्पी, H को छोड़ दूँ, G को छोड़ दूँ और S को छोड़ दूँ, इन 3 पैरामीटर्स को छोड़ दें तो बाकी जो बचे हुए 3 पैरामीटर है Q, W और U, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क, ये आप फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं क्योंकि ये फिजिक्स में भी शामिल है आपका, ठीक है। और लगभग 80% पार्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन है ये वाला पार्ट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री में कि फिजिक्स वाले कभी रियल गैस की बात नहीं करेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है ना। फिजिक्स वाले कभी भी रियल गैस की बात नहीं करेंगे। और दूसरा मैंने बताया था कि H, G और S की बात नहीं होगी। एक अगला डिफरेंस अभी आगे आने ही वाला है कि फिजिक्स वाले कभी भी आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी बात नहीं करेंगे, है ना। अब वो क्या होती है उस पर मैं आ रहा हूँ। अब इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आइडियल गैस पर बनेंगे। ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चन चेंज इन स्टेट ऑफ आइडियल गैस रहेगा, इसलिए बाद में चैप्टर काफ़ी सिंपल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका इम्पॉर्टेंट यूज़ केमिकल रिएक्शंस का होगा, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। बाकी सबके ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे बट लगभग 80% क्वेश्चन आइडियल गैस, ठीक है ना, लगभग 10 to 15% क्वेश्चंस केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। बचा हुआ जो 5% है उनमें क्वेश्चन सॉलिड, लिक्विड या फिजिकल चेंज के होंगे। मैं हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक चीज़ को समझाऊंगा, बट पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बेसिकली बस इतना सा चैप्टर है अब आपका कि अगर आपको इतनी चीज़ें पता हैं, इन चेंजेस के लिए जो सामने लिखे हुए हैं 6 पैरामीटर निकालते आना चाहिए। इतने टाइप के क्वेश्चन, 6 पैरामीटर इसके लिए, 6 पैरामीटर इसके लिए, 6 इसके लिए, 6 इसके लिए, ठीक है ना। और अब उनमें प्रोसेसेस भी आती जाएंगी बेटा, फिर केमिकल चेंज भी आता जाएगा, फिजिकल चेंज भी आता जाएगा। तो इसीलिए चैप्टर अपने आप में बड़ा चैप्टर भी है और यूनिक चैप्टर भी है, ठीक है। अब मैं आपको प्रोसेसेस की बात करा दूँ, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग अगर डेफिनेशन पूछ ले बेटा, कभी हो सकता है आपसे, तो डेफिनेशन क्या दोगे, है ना, कि सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। एक की मैं डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, बाकी में नहीं लिखेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पर भी आए क्वेश्चन बेटा ना, मैं हर एक चीज़ को बार बार सुनाऊंगा आपसे, बार बार, ठीक है ना। इससे मुझे पता है कि हमारा चैप्टर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा, बट उससे आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपको चीज़ें लिंक करने में आसानी होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस, हो सकता है नाम ना लिखा हुआ मिले बेटा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मिलते ही टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वेरिएबल्स होंगे प्रेशर और क्या आपका वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम आपके वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। और रही बात क्या, एग्जाम्पल अगर इसका बोले तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग ऑफ वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी मैंने बोला कि वाटर की बॉइलिंग रूम टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसमें हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आइसो कई बार इसे स्टूडेंट है ना आइसोचोरिक पढ़ देता है, चोर नहीं है बेटा, ये आइसोकोरिक है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। तो आइसो का मतलब है सेम, थर्मल से मीनिंग किसका आता है, टेम्परेचर, यहाँ पर भी आइसो का मीनिंग है सेम। और कोरिक मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज तो कर रहा है बट कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर वेरिएबल आपके, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर होंगे, ये चेंज हो रहे होंगे। इसका एग्जांपल अगर आपसे बोले तो आप बोलोगे बेटा प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन
रिजिड कंटेनर। ध्यान देना, क्लोज कंटेनर नहीं। मैंने ये भी आपको बता दिया था कि जेई वाला क्लोज कंटेनर को ही जब तक नहीं बोला जाए रिजिड मानता है, बट हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे हैं बेटा तब तक तो हम एक एक चीज़ को स्पेसिफाई करेंगे कि क्लोज कंटेनर लिखोगे तो पिस्टन फिटेड सिलेंडर भी अपने आप में क्लोज कंटेनर है, बट उसका वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, हमें तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, इसलिए हमने रिजिड कंटेनर लिखा है। थर्ड प्रोसेस है आपको आइसोबैरिक प्रोसेस। अगेन आइसो का मतलब है सेम, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, इसलिए आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस में प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया, इसलिए वेरिएबल्स होंगे कौन कौन, बी और टी। वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होंगे। अगर आपसे इसका एग्जांपल पूछा जाए तो इसका एग्जांपल आप बोलोगे, ठीक है ना, प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर क्यों? ओपन कंटेनर का मतलब कोई भी कंटेनर आपने रूम में ओपन रख दिया है, उसका मतलब वो हमेशा किस प्रेशर पर होगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, क्योंकि तब प्रेशर चेंज होने का कोई अधिकार है ही नहीं आपका। ठीक है। फोर्थ प्रोसेस है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। सबसे, अब इसमें भी अभी से बताते चलूँ बेटा, हर एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जेई में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आइसोथर्मल के ऊपर आएंगे और सेकंड एडियाबेटिक। सबसे ज़्यादा परेशान वो आपको इन्हीं दो प्रोसेसेस में करेगा, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में, और दोनों में कन्फ्यूज़न भी रहता है स्टूडेंट को। हम पूरी कोशिश करेंगे वो कन्फ्यूज़न दूर हो, और एडियाबेटिक प्रोसेस को मैं रिलेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानूंगा आइसोथर्मल से भी, क्योंकि इसमें रिलेटिवली गड़बड़ करने के चांसेस स्टूडेंट के पास खूब ज़्यादा होते हैं, खूब गड़बड़ करता है। और इसमें रिलेटिवली अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो कैलकुलेशन भी रहेगी, थोड़ा सा आपके दिमाग का भी यूज़ होगा। ऐसा नहीं कि सिंपल आइसोबैरिक आइसोकोरिक पे फॉर्मूला आया, क्वेश्चन आया बेटा, तो नॉर्मली वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही रहेगा नॉर्मली इन 90% ऑफ केसेस में। 10% केस में हो सकता है थोड़ा टिपिकल कर दे, बट नॉर्मली फार्मूला बेस्ड। एडियाबेटिक पर आया तो फार्मूले के साथ साथ दिमाग भी, कैलकुलेशन भी सब होगा। आइसोथर्मल में फार्मूले के साथ साथ दिमाग भी, कैलकुलेशन कंपैरेटिवली कम होती है, बट एडियाबेटिक में थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट भी रहेगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस? सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट, है ना, विदाउट एक्सचेंजिंग एनी हीट फ्रॉम सराउंडिंग। मतलब इनडायरेक्टली इसमें सिस्टम जो है बेटा वो हीट एक्सचेंज जीरो रखता है, हीट एक्सचेंज नहीं करता है। ठीक है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, तीनों स्टेट वेरिएबल्स चेंज होंगे, है ना। वैसे भी आप देख सकते हो इसमें कोई आइसो वर्ड नहीं आ रहा है, तो एक तरह से लिंक करने के लिए ऊपर तीनों में आइसो वर्ड आ रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए एक एक हमारे पास तीन ही बेसिक वेरिएबल थे, ये मैंने आपको पहले ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी को ढंग से सुने, समझे, नोट करें। तीन ही स्टेट वेरिएबल्स थे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तीन आइसो वाली प्रोसेसेस थी, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट, एक में वॉल्यूम, एक में प्रेशर। हाँ, ये भी बता दूं कि नेचर प्रीफर जस्टिस, नेचर को जस्टिस पसंद है बेटा। तो आगे जब हम लोग एंट्रोपी में आएंगे तो आपको एडियाबेटिक प्रोसेस को, है ना, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोला जाता है। तो इसमें भी आइसो वर्ड आता है, क्योंकि नेचर को तो जस्टिस पसंद है बेटा, है ना। नेचर किसी भी चीज़ की अति नहीं होने देना चाहती है। आप जितनी अति कर रहे हो, जितने ज़्यादा पेड़ काट रहे हो, तो उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, या दूसरी आपका सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक हो रहा है, ये सब आप नेचर को छेड़ रहे हो, नेचर आपको छेड़ रहा है। बट अगर आप नहीं छेड़ोगे तो नेचर प्रीफर जस्टिस। अगर उसने तीन को आइसो वर्ड दिया है तो चौथे में भी आइसो वर्ड आता है, और चौथे का आइसो वर्ड आइसो एंट्रोपिक, जब हम एंट्रोपी की बात करेंगे, क्योंकि अभी राइट नाउ वी आर डीलिंग विद फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें केवल 4 पैरामीटर Q, W, डेल एच और डेल यू की ज़रूरत है। जी और एस की बात हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। पहले हम इस टॉपिक में फेमिलियर हो रहे हैं फर्स्ट 4 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज से। अभी बस प्रोसेसेस के बाद में थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ पे भी आने वाला हूँ कि आखिर इन्हें कैलकुलेट कैसे करा जाएगा। इतनी सारी चीज़ों के लिए जो हमने बात करी है, आखिर इससे कैलकुलेट कैसे करेंगे आप लोग। अब इसका अगर एग्जाम्पल पूछ लेता तो इसका एग्जाम्पल है ना, प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन थर्मस फ्लास्क।
प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन थर्मस फ्लास्क बोलो, है ना, या आप बोल दो क्या, और इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर में होने वाली सभी प्रोसेसेस हम लोग वेल इंसुलेटेड होना चाहिए, उसे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस बुलाएंगे, ठीक है ना। अब एक पांचवी प्रोसेस भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर, दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है ना। नाम मैं अभी से बता दे रहा हूँ, बट है ना, इसकी वर्किंग बाद में हम लोग आखिरी में देखेंगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इट इज़ अ जनरल प्रोसेस, है ना, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी की पावर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पर x को आप पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बुलाते हो, है ना, वेर x इज नोन एज योर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, और इनफैक्ट ऑल अदर प्रोसेसेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये एक जनरल प्रोसेस है बेटा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वैसे आपको ये भी आइडिया दे दूं कि ज़्यादा क्वेश्चंस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के आपके फिजिक्स में आते हैं, है ना, बट केमिस्ट्री में भी एक दो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, और इस प्रोसेस की हेल्प से आप बाकी सभी प्रोसेसेस को डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट और फाइनल एक प्रोसेस आ सकती है, कौन सी प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, है ना। तो मेजर प्रोसेस तो बेटा 4 हैं, पांचवी थोड़ा सा रफ आइडिया लेंगे। और साइक्लिक प्रोसेस ये कोई नई प्रोसेस नहीं है ना। साइक्लिक प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 प्रोसेसेस ऑफ दिस 3। मतलब साइक्लिक प्रोसेस का जनरल मीनिंग है व्हेन अ सिस्टम पासेस थ्रू नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड अल्टीमेटली रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। व्हेन a system passes through number of different states and ultimately returns to initial state, then process is known as cyclic process। अगर एक सिस्टम नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट से पास हो रहा है और अल्टीमेटली वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जा रहा है, तो इस तरह की प्रोसेस कहलाएगी कौन सी प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। लाइक अगर मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दूँ बेटा ना, तो इस तरह की प्रोसेस, आपने पॉइंट ए से चालू करा, आप पॉइंट बी पर गए, बी से आप सी पर गए, सी से आप डी पर गए, और डी से आप वापस आ गए ए पर। तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस की स्पेशलिटी क्या होगी बेटा, साइक्लिक प्रोसेस की स्पेशलिटी है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इक्वल है, ठीक है। अब थ्योरी का यूज़ देखिए, क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हैं जे सर थ्योरी पर। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गई। अब अगर आपको किसी भी स्टेट फंक्शन में चेंज निकालना हो, ठीक है ना, हीट और वर्क में तो आप चेंज की बात ही नहीं कर सकते, वो तो पाथ के अकॉर्डिंग बात होगा, है ना। आपको ए टू बी इस वाले पाथ का हीट और वर्क अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। बट आप बाकी बचे हुए जो 4 पैरामीटर्स हैं आपके जी, एच, यू और एस, उनकी बात आप पूरी कंप्लीट प्रोसेस के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है बेटा, उन्हें केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है। और अगर आप बोल रहे हो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन ऑल स्टेट वेरिएबल्स विल बी इक्वल्स टू 0। तो साइक्लिक प्रोसेस का सबसे बड़ा हथियार हो गया आपका कि इनका डेल्टा यू हो या डेल्टा एच हो या डेल जी हो या डेल एस हो, ये सब के सब 0 हो जाएंगे। कंप्लीट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ बेटा ना। हो सकता है ए टू बी में कुछ एंथैल्पी चेंज हो रहा हो, बी टू सी में भी कुछ हो रहा हो, सी टू डी में भी हो रहा हो, डी टू ए में भी हो रहा हो, बट नेट अगर आपने चारों का एंथैल्पी चेंज का सम अप करा तो नेट एंथैल्पी चेंज जो हो जाएगा आपका 0 होगा। तो ये और ये हमारे लिए बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है कि हमारे क्वेश्चंस कैसे चालू होंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से नोट डाउन करें, हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो अगर आपने नोट कर लिया बेटा तो आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म है हमारा, अब थोड़ी थोड़ी आपको फीलिंग आ रही होगी चैप्टर की, क्या क्या करना क्या है ना। माइट भी 2 टर्म से आप थोड़ा सा बोर हो रहे हो या लग रहा हो कि आखिर ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। बट अब थोड़ी थोड़ी फीलिंग, क्योंकि अब हमारा, मैंने आपसे बोला था 2-3 टर्म थ्योरी है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, तब वो हम लोग उसकी तरफ हमने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अगली एक और टर्म आपको अभी से समझाना मैं ज़रूरी समझता हूँ, थर्मोडायनेमिक ग्राफ्स, है ना। क्योंकि मैंने आपसे बोला ही बेटा कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसमें मैथमेटिक्स का भी अच्छा खासा यूज़ होगा,
इंटीग्रेशन लेना पड़ सकता है, ग्राफ कन्वर्जन आ सकते हैं, ग्राफ रीडिंग आ सकती है, थर्मोडायनेमिक ग्राफ्स है ना, जिन्हें आप इंडिकेटर डायग्राम भी बुलाते हो, इंडिकेटर डायग्राम भी बुलाते हो, ठीक है ना। तो ये जो आपको मैंने बेटा सामने प्रोसेसेस बताई हैं, एक बेसिक चीज़ आपको इन सभी के ग्राफ बनाते भी आना चाहिए। मैं सबके ग्राफ आपको बता देता हूँ अभी से, कुछ ग्राफ कन्वर्जन भी कराऊंगा। मान लीजिए पहली प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब अभी हमने बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक ग्राफ्स का मतलब है बेटा कि हमें चारों प्रोसेसेस के लिए, है ना, पीवी, वीटी और पीटी ग्राफ बनाते आना चाहिए, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने का मतलब क्या है, हमें पता है बेटा फ्रॉम पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम लोग हमेशा क्लोज लेंगे कंटेनर को, मतलब तो क्लोज लेने का मतलब मास भी कांस्टेंट हो गया, तो एन आर और टी तीनों अगर कांस्टेंट हो गए तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इनडायरेक्टली कौन सी इक्वेशन फॉलो हो रही है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर आप पॉइंट ए से, इसलिए ना ग्राफिकल क्वेश्चंस में आपको ग्राफ से रीडिंग मारना पड़ेगी बेटा। आप पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो क्या नज़र आ रहा है, आपका प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी प्रेशर कम हो रहा है, नीचे आ रहे हो आप, और एक्स एक्सिस में आप आगे की तरफ जा रहे हो, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इस पूरे कर्व पर टेम्परेचर थ्रू आउट क्या बना हुआ है आपका, कांस्टेंट, ठीक है। अब ग्राफ कन्वर्जन का मीनिंग क्या है कि अगर आपको ये ग्राफ दिया गया है तो आपको इसे वीटी और पीटी में कन्वर्ट करते आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, है ना, आपने बोल ही दिया है कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ आप बनाओगे कि वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, क्योंकि टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। पीटी ग्राफ भी आप एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाओगे, क्योंकि आपको टेम्परेचर को फिर से कांस्टेंट रखना है। अब रही बात बेटा पॉइंट्स की भी ग्राफ कन्वर्जन में, ठीक ना। अब ये अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो तो थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे, है ना। क्या लिंक करने की कोशिश, ये ग्राफ आप ऑलरेडी इनडायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स में जिसे आप आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहे हो, वो गैसियस स्टेट से आपकी बॉयल्स लॉ हो गया। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट याद रखो, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। और वहाँ भी हमने ये ग्राफ बनाया था, बट केवल ये बनाया था। अब थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा दो ग्राफ और एक्स्ट्रा हो गए, जिन्हें आप ग्राफ कन्वर्जन बोलते हो। तो ग्राफ तो सही बनाए हैं आपने, बट इंडिकेटर डायग्राम का मतलब है इंडिकेट भी होना चाहिए कि आप किस स्टेट से किस स्टेट में जा रहे हो। तो उसके लिए आपको एरो सही मेंशन करना ज़रूरी है, मतलब एरो से मीनिंग पॉइंट्स ए और बी कहाँ कहाँ पर होने चाहिए। तो हमें फर्स्ट ग्राफ में दिख रहा था, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट है वो कर दिया, दूसरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एरो ऊपर की तरफ, दैट मीन ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट भी। पीटी ग्राफ में भी ऐसे ही बेटा, ठीक है ना, बट अब इसमें एरो नीचे, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, तो इसके लिए पॉइंट ए ऊपर होगा, पॉइंट बी नीचे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ कन्वर्जन, जिसके ऊपर केमिस्ट्री में तो थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, आते हैं, आ चुके हैं जेई में भी। फिजिक्स में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स भी अच्छे लेवल पर कवर हो जाए, इसलिए हम स्लो एंड स्टडी पेस से बढ़ रहे हैं। सेकेंड प्रोसेस है आइसोथर्मल के बाद आइसो, मान लीजिए कोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, अभी हमने बोला ही था, और इसलिए चेंज क्या क्या होंगे इसमें, प्रेशर और टेम्परेचर। तो इसके अगर आपसे तीनों ग्राफ बनाने को बोले बेटा, है ना, पीवी, वीटी और पीटी, ठीक है।
पहला ग्राफ वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। मान लीजिए आपने एरो ऊपर दे दिया, मतलब आप मान के चल रहे हो कि प्रेशर बढ़ रहा है ना, वो आपके ऊपर है बेटा, आप कम भी कर सकते हो। जो आपने फर्स्ट ग्राफ में माना है बस ये है कि बाकी सब में वही रिफ्लेक्शन आना चाहिए, ठीक है। अब वीटी ग्राफ कैसे होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस, ताकि वाई कोऑर्डिनेट आपका कांस्टेंट हो जाए। एरो कहाँ पर, राइट में। क्यों राइट में, क्या ना, हर चीज़ को बेटा अगर आप भूल जाते हो तो आप पी वी इक्वल टू एन आर टी से सोचोगे। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है और एन और आर को हमेशा कांस्टेंट लेना है, तो इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। भले मैं साइड में लिख दूँ, यहाँ पर था प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यहाँ पर हो गया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वही आपको तीसरे ग्राफ में भी हेल्प करेगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब तीसरा ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट बी, ठीक है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस। मान लीजिए थर्ड प्रोसेस पे आते हैं बेटा, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट, चेंज होंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। और वापस पी वी इक्वल टू एन आर टी से इसमें साथ में ही लिख दे रहे हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी से सोचोगे तो आपका प्रेशर कांस्टेंट है, एन आर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आपके मन में ये डाउट ज़रूर आ सकता है कि सर आप आइडियल गैस पे क्यों चले गए, क्योंकि मैंने अभी बता ही दिया है कि लगभग आपको 80 to 85% क्वेश्चन आइडियल गैस के ऊपर ही मिलेगा। ये मैंने अभी आपको बता दिया था बेटा ना। तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडियल गैस के लिए ही इन 6 पैरामीटर को निकालना अलग अलग प्रोसेसेस के लिए है इम्पॉर्टेंट, ठीक ना। साइक्लिक प्रोसेस कोई अलग से नई प्रोसेस नहीं है, ये ज़रूर ध्यान देना, है ना। साइक्लिक प्रोसेस एक अलग से नई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए इसे पी लिख दिया तो आप फर्स्ट प्रोसेस को देखो, कौन सी प्रोसेस होगी, क्या नज़र आ रहा है बेटा, ए टू बी में प्रेशर कांस्टेंट, तो ए टू बी आइसोबैरिक प्रोसेस हुई, बी टू सी आपका आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, सी टू डी वापस आपका आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ, और डी टू है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस कोई नई प्रोसेस नहीं है, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस के कोई ग्राफ नहीं होंगे। ग्राफ मेजरली हमारे फर्स्ट 4 प्रोसेसेस के होंगे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक। अब अगर इसके आपको 3 ग्राफ बनाने हैं, है ना, पी वी, वीटी और पीटी, अगर इसके आपको 3 ग्राफ बनाने हैं तो इसका पीवी ग्राफ प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये आपके हाथ में बेटा कि इनिशियली आप क्या मान रहे हो, मान लो मैंने मान लिया वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए मैंने एरो आगे दिया है पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। अब वीटी ग्राफ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से। कई बच्चों को बेटा इनमें कन्फ्यूज़न होता है ग्राफ बनाने में। ग्राफ एक तो अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई तो आपका ग्राफ वाला पार्ट काफ़ी सॉलिड होना चाहिए, सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। दूसरा, अगर आपको तब भी कन्फ्यूज़न हो तो एक चीज़ सीधे सीधे ध्यान रखना, क्या कि आप हमेशा एक को y ले लो, एक को x, क्योंकि आप y और x से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो तो आप इसको y मान लो, इसे x, तो y इज़ प्रोपोर्शनल टू x, और y इज़ प्रोपोर्शनल टू x का मतलब हो गया इट इज़ ए स्ट्रेट ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एरो अप, क्यों अप, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग ग्राफ में मान लिया है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को भी बढ़ना पड़ेगा। अब इसी बेसिस पे पीटी ग्राफ कैसा होगा, पीटी ग्राफ आपका फिर से स्ट्रेट लाइन जिसमें एरो आगे की तरफ, प्रेशर तो कांस्टेंट है बट टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड फाइनली और लास्ट ग्राफ जो होगा वो होगा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अभी मैंने बोल दिया बेटा पीवीटी तीनों चेंज होते हैं, ठीक है। अब जब एडियाबैटिक प्रोसेस आएगी तब मैं फिर से बताऊंगा, बट अभी ग्राफ का पार्ट कंप्लीट हो जाए तो वो बता दूं, पीवी, वीटी और पीटी। एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने बोल ही दिया है
कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आइडियल गैस के ऊपर आएंगे 80 to 85%, और उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एडियाबेटिक और आइसोथर्मल पर रहेंगे, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है। तो फिर जब आगे डेप्थ में पढ़ाऊँगा तब तो बताऊँगा ही, बट अभी से बता रहा हूँ एडियाबेटिक प्रोसेस का है ना, गैस के लिए बेटा सीधा सीधा रूल है, प्रेशर और वॉल्यूम तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एडियाबेटिक प्रोसेस के तीनों ही ग्राफ कर्वेचर नेचर के होते हैं। ऑल 3 ग्राफ्स आर ऑफ कर्वेचर नेचर। बस फ़र्क ये है कि पीवी वीटी इस तरह के हैं, पीटी इस तरह के हैं। रीज़न क्या है डेप्थ में तो आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा रफ आइडिया। आपने अगर पॉइंट ए पॉइंट बी अपनी तरफ से, जो मैंने बोला ये कि किसी एक है ना में, तो आपको पॉइंट ए पॉइंट बी अपनी तरफ से मानना है। आपने ये मान लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। मतलब आप ए से बी की डायरेक्शन में जब जा रहे हो तो आप खुद ही देख लो प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अब वीटी में क्या होना चाहिए, अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर को कम होना चाहिए। जब भी दो चीज़ें बेटा एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं, थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स से लिंक कराऊँ, जब भी दो चीज़ें एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, इस तरह के ग्राफ का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, स्लोप नेगेटिव। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, स्लोप नेगेटिव। बट अगर आपने पीटी को ड्रॉ करा तो पीटी में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। फर्स्ट ग्राफ में भी आपको यही पता पड़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है, सेकंड में आपको पता पड़ा है टेम्परेचर कम हो रहा है, तो पीटी में आपका एरो नीचे की तरफ, प्रेशर टेम्परेचर दोनों कम हो रहे हैं, और इस तरह के ग्राफ का स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। बट इसका एग्जैक्ट क्यों आए हैं ये ग्राफ, मैं एडियाबेटिक में डेप्थ में समझाऊंगा। अब थोड़ा सा मैं समराइज यहाँ पर और कर दूँ, ठीक है। तो टोटल 12 ग्राफ में से 8 ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन के हैं। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन के हैं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में बेटा है ना, क्वेश्चंस जो टिपिकल लेवल के होंगे उनमें एक साइक्लिक प्रोसेस देख के बोलेगा हर प्रोसेस का क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू सब निकालो, डेल्टा एच वगैरह, और लेंदी क्वेश्चन होता चले जाएगा। मैं कराऊंगा भी आपको एक बार न्यूमेरिकल्स चालू हो जाए हमारे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको हर एक प्रोसेस को इमीडिएटली पहचानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो आउट ऑफ 12 ग्राफ्स, क्योंकि आपको ग्राफ केवल ये 3 ही तरह के मिलेंगे, पीवी वीटी और पीटी। हाँ, फिजिक्स में डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, डेंसिटी वर्सेस प्रेशर के भी आ सकते हैं, बट हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे बेटा इतना आपको। तो उन 12 ग्राफ में से पीवी वीटी और पीटी 3 ग्राफ और 4 प्रोसेसेस है आउट ऑफ 12। सबसे पहले तो आप दिमाग में बसा लें कि 8 ग्राफ स्ट्रेट लाइन के हैं, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मुझे लगता है कि हर बच्चे को अब रीड करते इतना याद रखने के बाद आ जाना चाहिए, है ना। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस है तो तुरंत पता पड़ जाएगा कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, और अगर वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो वो 2 ही केसेस में होंगी, आइसोबैरिक का वीटी ग्राफ, आइसोकोरिक का पीटी ग्राफ। बाकी सब देखिए आपका पैरेलल टू एक्सिस से, वो एक्स हो या वाई हो वो आप देख लोगे। फिर बाकी बचे हुए 4 ग्राफ कर्वेचर है, तो उसमें भी एक रूल बन गया हमारा क्या कि वीटी और पीटी ग्राफ कर्वेचर, वीटी और पीटी ग्राफ कर्वेचर केवल और केवल कौन सी प्रोसेसेस के लिए होंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अगर कर्वेचर ग्राफ वीटी और पीटी में दिख गया तो वो केवल और केवल एडियाबेटिक प्रोसेसेस ही हो सकती हैं। हाँ, दे माइट बी पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस आल्सो, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी हो सकती है, क्योंकि पॉलीट्रोपिक का भी जो जनरल फार्मूला हमने लिखा है वो पी वी की पावर क्या लिखा है बेटा, x इक्वल्स टू के। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी आपका इसी तरह से ग्राफिकल कर्वेचर पैटर्न को फॉलो करती है। अब वाई एडियाबेटिक और आइसोथर्मल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पीवी ग्राफ दोनों का कर्वेचर है और एक जैसा लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वो आपको आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के पीवी ग्राफ में ही करवाएगा, और मैं साथ हूँ आपके, तो मैं आपका कोई कन्फ्यूज़न छोड़ के नहीं जाऊँगा। बट अभी से एक मैंने आइडिया दे दिया है कि पहले इन 12 ग्राफ्स को पहचानना, इन्हें समझना हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहीं पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको
है ना, मतलब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न केवल पीवी ग्राफ क्रिएट करेगा, क्योंकि पीवी ग्राफ में हम श्योर नहीं हो पाएंगे कि वो आइसोथर्मल का है कि एडियाबेटिक का है। उस पर हम लोग आगे जब प्रोसेसेस को डेप्थ में करेंगे बेटा, पहले अब है ना एक क्वेश्चन में सीधे यहीं पे चालू करवा दूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोल ही दिया है कि आपके क्वेश्चंस का बेस बनता जा रहा है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन मैं छोटा सा आपको करवा दे रहा हूँ ग्राफ कन्वर्जन का, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ कन्वर्जन? ग्राफ कन्वर्जन का मीनिंग क्या है आपको? अभी तो हो क्या रहा था बेटा, ये भी ग्राफ कन्वर्जन ही है जो हमने करा है, बट उसमें एक एक सिंगल प्रोसेस थी। अब जैसे मान लीजिए पहला ग्राफ मैंने आपको दिया, पीटी ग्राफ है कोई, ठीक है ना, मैं 2-3 ग्राफ लाया हूँ आपके लिए। आप ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो और फाइनली सी से, ठीक है। अब ये एक पीटी ग्राफ दिया हुआ है, आपकी टास्क है कि इस ग्राफ को आप वीटी में भी कन्वर्ट करो एज वेल एज पीटी में भी कन्वर्ट करो। दिस इज योर टास्क। तो इन्हें बोला जाता है बेटा ग्राफ कन्वर्जन, जो स्टूडेंट्स का कंपैरेटिवली, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है बेटा है ना, वीक रहता है, बट मेरे साथ हैं आप तो मैं इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा आपका, ठीक है। अब करना क्या है इसमें देखिए, समझिए, आपको केवल प्रोसेसेस को समझना है बेटा कि ए बी कौन सी प्रोसेस है। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला ग्राफ अगर पी और टी के बीच में है तो प्रोसेस आइसोकोरिक हो गई, ठीक है ना। पी और टी के बीच में है तो ए बी प्रोसेस आइसोकोरिक है, ठीक है। बी सी में आ जाए, अगर हमारी स्ट्रेट लाइन के कर्व हैं, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन के कर्व हैं तो ये केवल आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक ही हो सकता है, सबसे पहली बात, ठीक है ना। पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जो 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो तीसरा वाला हो जाएगा, और अगर एक्सिस के पैरेलल है तब तो आपको कोई चिंता की बात ही नहीं बेटा। बी टू सी में क्या कांस्टेंट लग रहा है आपको? टेम्परेचर, तो इट इज़ आइसोथर्मल, ठीक है। और सी टू एम में क्या कांस्टेंट लग रहा है आपको? प्रेशर, तो इसलिए आइसोबैरिक, ठीक है। इतना पहचानने के बाद अब आप अपना कन्वर्जन चालू करो। वीटी पहली ही प्रोसेस आपने बोल दी है किस तरह की है, आइसोकोरिक, तो इसका मतलब आप ए से बी गए और एरो ऊपर क्यों डाला मैंने, है ना, ए से बी गया मैं, एरो क्यों ऊपर डाला बेटा, ये रीडिंग है, इसलिए इंडिकेटर डायग्राम भी बोला गया कि आपको फर्स्ट ग्राफ में सब कुछ इंडिकेशन मिल चुका है। ए से बी की तरफ जाने का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? ए टू बी, ओके, पीटी ग्राफ है आइसोकोरिक, तो हमने थोड़ी सा गड़बड़ कर दी बेटा, ठीक है ना। ए टू बी तो इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है ना, इट इज़ लाइक दिस बीटी ग्राफ। तो ए टू बी हमारा किस तरह का ग्राफ हो गया? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी एक्सिस, बाय मिस्टेक मैंने बना दिया था, है ना। ये ए से बी, आगे क्यों डाला एरो? तो एरो आगे इसलिए डाला बेटा क्योंकि फर्स्ट ग्राफ में पता पड़ रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है। बी टू सी आइसोथर्मल है तो ऑब्वियसली ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अब एरो ऊपर क्यों डाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकते हैं। तो आप इस ग्राफ में देखो प्रेशर कम हो रहा है, तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम को बढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए हमने एरो ऊपर लिया है बी टू सी, है ना। थर्ड के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एरो की एटलीस्ट, क्योंकि अब आपको सी और ए को जोड़ना ही है, तो एरो थर्ड का तो अपने आप पता पड़ जाएगा आपको। हाँ, बट नेचर आइसोबैरिक है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट है, वी ओ टी आ गया, तो ऑब्वियसली ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, इट विल बी लाइक दिस, ये हो, समझे, सिंपल होता है काफ़ी। अब पीटी ग्राफ की बात करोगे, पहला आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक है तो पहला ही ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, पीटी ग्राफ है ना आइसोकोरिक, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एरो ऊपर, क्योंकि प्रेशर भी बढ़ रहा है एज वेल एज टेम्परेचर भी बढ़ रहा है,
आ रही मेरी बात समझ में? अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, सब कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहा हूँ, है ना। गड़बड़ घोटाला क्या कर रहा हूँ कि पीटी तो दिया ही हुआ है, तो हमें ग्राफ पीवी का बनाना है तीसरा। हाँ, तो पहली तो खैर ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये इस तरह से वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर बढ़ रहा है। मैंने पीटी ही लिख दिया था बाय मिस्टेक, इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था कि हो क्या रहा है। अब आइसोथर्मल बेटा, अब चीज़ अच्छी हो गई। आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और जिसमें प्रेशर आपका कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये कुछ इस तरह से कर्वेचर पैटर्न का बनेगा। ए से आप आगे बी, और बी से आप आगे कहाँ पर सी, ठीक ना। तीसरी प्रोसेस की कोई टेंशन है ही नहीं हमें, आइसोबैरिक है, तो ये आपका इस तरह से जुड़ेगा। दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस C2H, ठीक है। तो थोड़ी सी आप अगर ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आज के सेशन के लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग बस, ठीक है ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझ के क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस कर देंगे, और वहीं से क्वेश्चंस आपके थर्मोडायनेमिक्स के चालू होते चले जाएंगे, ठीक है। लाइक सेकेंड, मान लीजिए मैंने एक 4 प्रोसेस वाला दे दिया, 4 प्रोसेसेस वाला मैंने आपको पीवी कर्व दे दिया है। अब मैं बोल रहा हूँ इसे कन्वर्ट करो। आप ए से बी, बी से सी, सी से डी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला इसे कन्वर्ट करो वीटी में और पीटी में। सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज़ क्या हो गई? सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज़ कि सब लाइनें स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस है, मतलब 2 प्रोसेसेस डेफिनेटली आइसोबैरिक हो गई, 2 आइसोकोरिक हो गई, और आइसोबैरिक और आइसोकोरिक के सभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन के हैं, मतलब यहाँ पर कोई कर्वेचर आने का चांस ही नहीं है। वीटी ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन का होगा, पीटी ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन का होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी आसानी की बात तो यही हो गई। अब वीटी ग्राफ कैसे है बेटा, ठीक है ना। पहली प्रोसेस कौन सी है? ए टू बी, है ना। ए बी और सी डी आर कौन सी प्रोसेस है? आइसोबैरिक। और वही बात बी सी और डी ए, दे आर विच टाइप ऑफ प्रोसेस? आइसोकोरिक। तो अगर आप वीटी ग्राफ बनाओगे, आइसोबैरिक का वीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले ग्राफ होंगे, ध्यान देना, 2 होंगे ना, क्योंकि 2 प्रोसेस है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ बना दी, और दोनों का स्लोप डेफिनेटली अलग अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला वाला ग्राफ ए टू बी, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए ऊपर जाएगा बेटा ए टू बी, है ना। दूसरा वी बी टू सी, बी टू सी में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट, ये वॉल्यूम कांस्टेंट करा। फिर सी टू डी प्रेशर कांस्टेंट है, नीचे आए, और फाइनली डी टू ए में वापस वॉल्यूम कांस्टेंट। दोनों ग्राफ इसी नेचर के बनेंगे, बस फ़र्क कहाँ पर होगा? अब पीटी में, ठीक है ना, अब पीटी में फिर से पहली प्रोसेस ही आइसोबैरिक है, तो अब 2 प्रोसेसेस आपकी, पहली वाली और तीसरी वाली इस तरह की होगी, और 2 ग्राफ हैं आपके स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से? ओरिजिन, ठीक है ना। एक ये ले लो बेटा, एक ये ले लो। तो इस तरीके से आपको अपना मैच करते चलना है, ठीक है। ये आप ए से बी गए, सब कुछ सही चीज़ें चल रही हैं। ए टू बी जाते पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ए टू बी जाते वक्त आपका यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? अरे टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे कर दिया हमने, है ना। पीटी वीटी ग्राफ बनाया है, अब हमें पीटी ग्राफ बनाना है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, है ना। पीटी ग्राफ भी एग्जैक्टली सेम होगा, थोड़ा सा गड़बड़ ये कर दिया था मैंने कि इस तरह से होगा, ठीक है। पहला वाला पॉइंट आपका ए टू बी, अब ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रेट लाइन का, फिर बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, ये। तो अब आप चेक कर सकते हो, ए टू बी में प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा था इसलिए टेम्परेचर बढ़ा। बी टू सी में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, तो पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हुआ, जिसमें आपका एरो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ से बी टू सी में एरो नीचे आ रहा था तो प्रेशर कम हो रहा था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से हो गए, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? इस तरीके से हो गया। मान लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन में और करा दूँ बेटा,
अब ज़रूरी नहीं हमेशा पीवी ग्राफ ही दे, है ना, मैंने इसलिए 3 क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के करा दिए। एक में मैंने पीटी ग्राफ दिया, एक में पीवी ग्राफ दिया, एक में वीटी। अब अगर मैं वीटी ग्राफ दे रहा हूँ और कुछ इस तरीके का, ठीक है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ठीक है। तो अब इसमें क्या रीडिंग है बेटा, सिमेट्रिक ग्राफ है तो दो प्रोसेसेस सेम हो जाएंगे। अब जैसे हम लोग देखें कौन कौन सी 2 प्रोसेसेस सेम हो गई, है ना, ये कौन सी प्रोसेस है बेटा, वीटी ग्राफ में 2 प्रोसेसेस पैरेलल आ गई बी एक्सिस के, मतलब 2 आइसोथर्मल हैं आपकी, और 2 कौन सी हो गई, एडियाबेटिक। कौन सी एडियाबेटिक, ए बी बी एडियाबेटिक है, क्योंकि वीटी ग्राफ अगर कर्वेचर आ गया, वीटी ग्राफ अगर कर्वेचर आ गया तो केवल और केवल एडियाबेटिक प्रोसेस का हो सकता है। तो ए बी भी एडियाबेटिक और सी डी भी एडियाबेटिक, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं होता कि सिंपल ही हो, बस एक आइडिया आपको मिल जाए। अब प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको क्वेश्चंस और दे दूंगा प्रैक्टिस शीट में, डीपीपी में। और बीसी और डीए ये दोनों हो गए कौन सी प्रोसेस, आइसोथर्मल। अब अगर आपसे बोल रहा है कि इनका ग्राफ कन्वर्जन करो, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का हम यही करते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं बेटा, है ना। पहले पीटी ग्राफ में आए, पीटी ग्राफ ए टू बी एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक का पीटी ग्राफ किस तरह से होगा, आपसे अभी बोला था मैंने क्या, ठीक है ना, इट विल बी लाइक दिस। तो 2 ग्राफ कुछ इस तरह के होंगे आपके, ठीक है ना, और उनमें टी आ रहा है तो 2 आपके स्ट्रेट लाइन के होंगे, ठीक। अब आप बोलोगे ए टू बी जाते वक्त क्या हो रहा है, ए टू बी जाते वक्त वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ए टू बी ऊपर वाला ग्राफ होगा, टेम्परेचर बढ़े। बी टू सी में आपका, बी टू सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, एरो नीचे है, एरो नीचे है मतलब वॉल्यूम आपका गलत हो गया है हमारा, है ना। देखिए हमसे भी हो जाती गड़बड़ी, ये होना चाहिए था बी, ए टू बी, ठीक है, ये सी डी और एरो ऐसा, क्यों, क्योंकि बी टू सी में यहाँ दिख रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर को बढ़ना पड़ेगा, इसलिए ऊपर जाएगा। अब सी टू डी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, और डी टू ए में आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। इट विल बी लाइक दिस। अब अगर तीसरा ग्राफ आप पीवी में आते हो तो पीवी ग्राफ तो चारों के लिए कर्वेचर होंगे बेटा, बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। पीवी ग्राफ चारों के लिए कर्वेचर होंगे, क्योंकि पीवी ग्राफ तो आइसोथर्मल का भी कर्वेचर है, पीवी ग्राफ एडियाबेटिक का भी कर्वेचर, तो चारों ग्राफ आपके कर्वेचर पैटर्न के हैं। अब उसमें थोड़ा सा आपको, है ना, और चारों कर्वेचर किस तरह के, एक ही पैटर्न के ग्राफ, इट विल बी लाइक दिस। चारों का स्लोप भी नेगेटिव होना है, ठीक है ना। ए टू बी, अब किसको कैसा देना है वो आपको सोचना है। पहले तो मैंने ग्राफ जनरल ड्रॉ कर लिया। ए टू बी में आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पीवी ग्राफ में प्रेशर बढ़ना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका, ए टू बी में वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो ए टू बी वाला ग्राफ कौन सा हो जाएगा हमारा, पीछे की तरफ जाएंगे, ये है ए टू बी, है ना, ए टू बी आपका पीछे की तरफ जा रहा हो, प्रेशर बढ़ रहा, वॉल्यूम कम हो रहा। बी टू सी में वॉल्यूम कम हो रहा है तो ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है। सी टू डी में उसी के अपोजिट, और लास्ट वाले में तो सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो आप खुद देख सकते हो बेटा कि इनमें गड़बड़ होने के चांसेस भी होते हैं, कन्फ्यूज़न भी रहता है, इस वजह से आपको ग्राफ कन्वर्जन वाला पार्ट भी है ना। नाउ यू कैन फील कि अब हमारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी क्वेश्चन ही बेटा आपको ग्राफ इमीडिएटली ड्रॉ करते आना चाहिए, एज वेल एज उनका कन्वर्जन भी आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट की बात करोगे तो एक लास्ट टर्म हमारी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस बस बाकी है, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन धीरे धीरे करके स्टार्ट होंगे, बट दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आ रहा है बेटा, जैसे ग्राफ कन्वर्जन के क्वेश्चन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो वहीं पे पॉज करें और तुरंत फिर अपना पहले खुद बनाएं और फिर आप चालू करके उनके सॉल्यूशन देखें, क्योंकि
फील लाइक कि आप मेरे साथ बिल्कुल लाइव बैठे हुए हैं, तो ही आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। अदरवाइज़ तो मुझे भी पता है 1 घंटे तक वीडियो को बिना किसी नीरस मूड में देखना, कभी कभी हम बोर भी हो सकते हैं, बट आपको ठीक है ना बोर नहीं होना है। जिस इंतु से मैं भी आपके लिए एक कमरे में पढ़ा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ एक कमरे में पढ़ रहे हैं, तो जिस इंतु से मैं आपको पूरे जोश के साथ पढ़ा रहा हूँ, उस इंतु से आपको भी उतना ही जोश में पढ़ना है, तभी हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज थ्योरी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।